और पीर साहब की क़यादत में डीसी साहब को और हाई कमान को कि बफलियाज मार्केट के बीच में से जो आप सड़क गुजार रहे हैं उससे अवाम उन्नास को बड़ा नुकसान है, जबकि देयर इज़ ए प्रोविज़न कि हम बाहर से भी जो है वो बाईपास निकाल सकते हैं और उसके लिए लैंड भी अवेलेबल है और वहाँ उसी कंपनसेशन में भी वो कंपनसेट हो जाती है। तो ये एक बड़ा इशू है आज की इस मीटिंग का। मैं फिर से जो है गुजारिश करूँगा जनाब एलजी साहब से कि आपने स्टेट के लिए जहाँ ट्राइबल्स को बहुत सारे जो है टाइटल्स जो हैं वो अलाट कर दिए हैं और नॉन ट्राइबल्स को भी दे दिए हैं, उसके लिए शुक्रिया। फॉरेस्ट एक्ट पर बड़ा अच्छा काम हो रहा है। उसी के साथ साथ एक तरफ हम लोगों को बसा रहे हैं और दूसरी तरफ से अगर लोगों को हम उजाड़ रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपका ये तरक्की की तरफ जो कदम है ये प्लस माइनस हो जाता है। तो हमने जो है प्लस की तरफ चलना है। मैं फिर से गुजारिश करता हूँ कि उस रोड को जो है मार्केट के बीच में से ना निकाल कर हर जगह प्रोविजन है कि बाईपास से निकलना है तो उसको बाईपास की तरफ ही रखें। हम एक मेमोरेंडम भी जो है उनको पेश करेंगे। तो मैं मीटिंग की कार्रवाई को आगे साहिब सदर, तमाम सीनियर पार्टी वर्कर और कारकुनान, मेरे यूथ के कॉलीग्स, आप बाज़ दीगर हज़रात ख़वातीन को सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त की किल्लत है, मैं सभी का नाम ले पाया उसके माज़रत ख़्वाह। मैं शुरू करूँगा जो ताज साहब ने बढ़ चढ़ कर मेरी तारीफ़ की, उसके लिए शुक्रिया। बात रही पार्टी पोस्ट की, तो अभी फ़िलहाल ये कुछ पक्का नहीं हुआ है, तो आई वुड सजेस्ट कि अभी इसको वी शुड नॉट जंप द गन। अभी ऑफ़र है तो मैंने एक्सेप्ट किया है, पार्टी के लिए काम करना है, मैं करूँगा इंशाल्लाह। और आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, आई फील आई एम इन अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन। ताज साहब ने आज ज़बरदस्ती मुझे कहा कि आप स्पीच करिए। ये सब यूथ के साथ तो चलो हमारा उठना बैठना है, हम 3-4 साल से हैं साथ में, बट सीनियर मेंबरान के सामने आज मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि ये लोग हैं जिनकी मैं बड़े दिल से इज़्ज़त करता हूँ, इनसे सीखता हूँ, इनसे इन्हीं को सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ इसी तंजीम में, तरतीब मेरी इसी तंजीम की है। तो आई एम सीरियसली एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ जो प्यार, मोहब्बत, इखलास और खुलूस से आपने मुझे ट्रीट किया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं महसूस करता हूँ कि मैं मखरूज़ हूँ, मैं आपका कर्ज कभी चुका ना पाऊँ शायद, बट मैं कोशिश भरपूर करूँगा। आज के एजेंडा पे जो बुखारी साहब ने सब ने डिटेल में समझाया, परवेज़ साहब ने, बाजी नायक अल्ताफ़ सब ने बात की, तो मुझे लगता है उसमें मुझे कुछ ऐड करने की ज़रूरत है। बट अभी जो इशू ताज साहब ने उठाया बफलियाज के हाईवे का कि 4 लेनिंग हो रही है, ये मजमूई इशू है, सब लोगों को इससे तकलीफ़ होगी। तो मैं भी चाहूँगा कि जो यूथ है, मैं चाहूँगा जो हमारी सुप्रीम कोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ है वो भी इस पर भरपूर हिस्सा ले। अगर इनको रोड पे भी बैठना पड़े तो बैठे लोगों के साथ, ये हमारा मकामी इशू है। और अगर वो बहाना मारते हैं कि उनके पास और कोई ज़रिया नहीं है और कोई तरीका नहीं है और कोई ज़मीन नहीं है, तो उनको फेयरली कॉम्पनसेट किया जाए। इन लोगों की जो तकलीफ़ है वो हम सबको बांटनी चाहिए। और इसी के साथ मैं उम्मीद ज़ाहिर करूँगा कि आगे जो मुस्तकबिल है, आप सब ने देख लिया कि यहाँ पे बहुत फितना फसाद, तारीख पढ़ें तो 1952 से लेके शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की तारीख के ख़िलाफ़ 1000 प्रोपेगेंडे किए इन्होंने, बट सब फेल हो गया है। मेरा मानना ऐसा है, जब भी ये इलेक्शन कराएं, जिस मर्जी सूरत हाल में कराएं, हमारे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब नायब सदर, उन्होंने कह दिया कि वो अगर मगर की सियासत में नहीं पड़ते। ये यूटी है कि देखें हजरत, यूटी है हमारी स्टेट। आज बोलते हुए लब थरथराते हैं कि कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। लोग इसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह। इस तंजीम के साथ आवाम की मोहब्बत जुड़ी हुई है। 2018 में सबको पता था कि उमर अब्दुल्ला साहब सीएम आने वाले थे, सबको पता था, इसमें किसी को दोहराए। 5 अगस्त 2019 के बाद जो रियासत हुआ करती थी जम्मू कश्मीर, दफ़ा 370 और 35A को जब मनसूख किया गया, कमोबेश 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन सियासी सरगर्मियाँ बहुत कम देखने को मिली थी। अब कुछ अरसा से मैं पीर पंचाल की बात कर रहा हूँ, सियासी एक्टिविटी जो है ये यहाँ पे शुरू हुई है। जैसे कि कुछ रोज़ कबल
पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी यहाँ का दौरा किया, लोगों से इंटरेक्शन की, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मुश्ताक बुखारी साहब ने एक मीटिंग का इनेकाद किया हुआ है। मीटिंग चल रही है, काफ़ी लोगों की तादाद यहाँ मौजूद है। तो इसी सिलसिले में काफ़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कारकुनान हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, वो भी मेरे साथ हैं। मेरे साथ आज बात करने के लिए हैं ताहिरा तबस्सुम, सरपंच जो है बफलियाज से। और ये पहली बार डाक बंगलो सुरनकोट की अगर मैं बात करूँ, किसी सियासी मीटिंग में या सियासी जलसे में पहली बार यहाँ औरतों को या लड़कियों को देखा गया है। आज मैं इनसे बात करूँगा। ताहिरा जी, सबसे पहले ये बताइए, आप सरपंच भी हैं और डीडीसी का इलेक्शन भी आपने वो 1 या आध वोट से आपने हारा था, तो इस वक्त आपकी जो पंचायत है, लोगों की मांग जो थी, जो आपने वादे किए हुए थे, उनके साथ उनको पूरा करने में कहाँ तक आप कामयाब हुई हैं? मेरा नाम ताहिरा तबस्सुम है। मैं सरपंच ब्लॉक बफलियाज से हूँ। मेरी पंचायत बफलियाज भी है। मैंने बीडीसी का, जैसा आपने बताया, मैंने बीडीसी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और 1 वोट से ही मेरी हार हुई है। बहरहाल मैं हार नहीं समझती उसको, क्योंकि मैं ब्लॉक का काम, पूरे ब्लॉक का काम करती हूँ। लेकिन ये है कि मुश्किलातें ये आती हैं कि जब भी काम की बात अगर की जाए, तो जब से J&K जो स्टेट थी, इसको जब से यूटी बनी है, तब से लोगों के कामों में काफ़ी ज़्यादा रुकावट आई है। बहुत लोगों की मतलब अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने हमें चुना है, हमें ही परेशानी आ रही है, तो लोगों के मिसाइल कहाँ से हल होंगे? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये भी कि इंतज़ामिया को ये चाहिए कि जो इलेक्टेड लोग हैं, जो पब्लिक के चुने हुए लोग हैं, उन्होंने भी पब्लिक से जो वादे किए हुए हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, जैसे काफ़ी लोगों का जमावड़ा, यहाँ काफ़ी तादाद में लोग हैं। आप क्या समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को किस तरह और कैसे मजबूत किया जाए कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोट के अंदर? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज यहाँ पे हमारे बुखारी साहब जो है, मुश्ताक बुखारी साहब, इन्होंने आज यहाँ पे मीटिंग मुनक़िद की थी। लेकिन उनका ये था कि कोविड के दौरान, जैसा कि बताया गया कि 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लोगों की प्रेजेंटेशन, लेकिन फिर भी लोगों की तादाद इतनी बढ़ गया कि फ़ैन फॉलोवर्स इतने होते हैं कि उनको रोका नहीं जा सकता। तो उस लिहाजे से लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए और लोगों के दिल की गहराइयों से उन्होंने वेलकम किया है और उन्होंने अपना दिखाया है कि हमें किस तरीके से हम पार्टी के साथ दिलो जान से हम दिल जान लगा के हम अपनी पार्टी की जो अपकमिंग डेज़ में जीत करवाएंगे, फतेह करवाएंगे, बुखारी साहब की जीत करवाएंगे और J&K में भी इंशाल्लाह NC की ही जीत होगी, जिससे लोगों के भी कुछ काम काज हो पाएंगे। जो अभी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो आगे इंशाल्लाह नहीं होगा। जी, ये थी हमारे साथ ताहिरा तबस्सुम, जिन्होंने अपनी बात की। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, आम पब्लिक को जो इस वक्त मुश्किलात आ रही हैं, वो एक गवर्नमेंट ना होने की वजह से, सरकार ना होने की वजह से आ रही हैं। अगर इलेक्शन कराए जाते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, यहाँ एक अपनी एक ख़ास सरकार बन जाती है, तो आराम से लोगों के कामकाज जो है वो हल हो। आज पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ कि आपने हमें, आपकी वसादत से हम लोगों से मुखातब हुए हैं और आज जो अभी आपने क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा किया है। आज उसी सिलसिले में हमने अपनी मीटिंग रखी, क्योंकि कोरोना काल रहा है पिछले 2 साल से, तो उसमें कोई मीटिंग वगैरह नहीं हुई थी। तो आप जब हमारे कायद यहाँ पे पहुँचे बुखारी साहब, तो हमने डिस्कस किया कि बड़ा लंबा अरसा हो गया, हम लोगों से बड़े दूर हैं, गैप हैं, तो इसलिए ये एक शार्ट नोटिस में एक मीटिंग बुलाई है। अब इसके बाद एक बड़ी मीटिंग होगी, तो इसमें मीटिंग बुलाई है कि जिसमें पार्टी का और जो सरकार के आज काम काज चल रहे हैं उसके बारे में जो बातचीत हो रही है। मतलब खाली लड्डू दिखाए जा रहे हैं, लेकिन और कोई काम ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहा है और करप्शन जो है वो इतनी बढ़ गई है कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। तो उस सिलसिला में आज ये जो मीटिंग हमारी हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसमें तमाम वर्करान जो डेलीगेट्स लेवल के थे उनको बुलाया गया है। तो उस सिलसिला में ये बातचीत हो रही है। मजीद साहब, क्योंकि आप सरपंच हैं, बीइंग सरपंच, इंतज़ामिया की तरफ से आपके कामकाज में कैसा आपको साथ मिल रहा है? सर, जैसा कि इंतज़ामिया की तरफ से तो कोई भी साथ नहीं है। मतलब स्कीमें बहुत आ रही हैं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि जैसे PHE में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिफ्ट स्कीम पानी का 2022 तक उन्होंने रखा है कि जल जो है वो मुफ्त हो जाएगा, लेकिन उसमें अभी तक पिछले 1 साल से टेंडर हुए हैं लिफ्ट स्कीमों के, कोई टेंडर अभी तक खुल नहीं पाया है। मतलब महकमे को समझ नहीं आ रही है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसमें मैं सोचता हूँ कि टोटली ही फेल हो गया है, मतलब सिस्टम जो है टोटली फेल हो गया है। इसलिए ये मीटिंग, ये भी बातें जो हमने अपने इसमें उठाई हैं, इसमें अपने आज इसके मीटिंग के मुद्दे में ये भी उठाई हैं हम। यानी आपका ये मानना है कि आम इंसान की जो डिमांड है उनको फुलफ़िल करने के लिए
एक मजबूत सरकार की ज़रूरत है। बिल्कुल 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 मजबूत सरकार की ज़रूरत है। ये सरकार खाली वादे कर रही है, लेकिन काम जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे ख्वाब बहुत दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी लेवल के ऊपर कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मजीद साहब का ये मानना है कि जो भी इस वक्त सरकार की तरफ से वादे और दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो पानी ले लो, बिजली ले लो, सड़कें ले लो या दूसरे ज़रिया माश ले लो, कहीं ना कहीं अभी तक इंतज़ामिया जो है वो पब्लिक की जो मांग है, पब्लिक की जो डिमांड्स हैं, उनको फुलफ़िल करने में नाकाम रही है। फैसलाबाद के सरपंच हैं सरफराज साहब से हम बात करेंगे। सरफराज साहब, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ पूछूंगा कि किस तरह से देखते हैं आपके 5 अगस्त 2019 के बाद एक सियासी हलचल जो है वो दिखने को मिल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, तो किस तरह से देखते हैं? ये काफ़ी लंबा इंटरवल था और बीच में कोविड काल भी रहा है। किस तरह से देखते हैं कि पार्टी को किस तरह से मजबूती मिलेगी? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका मैं ख्वाजा साहब शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे नाजायज़ चीज़ को जो है यहाँ मौका दिया बोलने के लिए। एक पहले यहाँ प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी मैंने बोला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी क्योंकि उसमें बहुत लंबी वो सिस्टम था तकरीरों का, तो वो नहीं आप दे पाए। आज जो मुद्दा है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर के साथ जुल्म व सितम हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं आपको ये कहूँ कि सबसे पहले जो 2019 को जो 5 अगस्त को जो हमारे साथ जुल्म किया, वो हमारे बच्चों की गर्दनों के साथ, उनके आने वाली ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। दफ़ा 370 35 जब तक था, यहाँ रियासत के अंदर हर तंजीम जो है वो वर्क करती थी ग्राउंड में, चाहे वो नेशा कॉन्फ्रेंस थी या और तंजीमें आपने अपनी लालच खिता की अगर मैं बात करूँगा, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाने का क्या लाएमल है? देखिए, नेशा कॉन्फ्रेंस का मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज मुश्ताक अहमद बुखारी साहब ने ये मीटिंग अरसा दराज के बाद ये रखी। मुझे अफसोस इस बात का है कि नेशा कॉन्फ्रेंस को काफ़ी पहले ये मीटिंगें रखनी थी, जबकि हम लोग इस खिता पीर पंजाल में बिल्कुल खस्ता हालत में थे, चाहे वो कोरोना का हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव हो। मैं एक इलेक्टेड सरपंच भी हूँ और हमारी आवाज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना सुने, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुने, गरीब आवाम की आवाज़ नहीं सुने, तो खिता पीर पंजाल वो पहले से ही बहुत पीछे था और वो सियासत का शिकार हुआ। मैं ये कहूँगा पक्का कि नेशा कॉन्फ्रेंस के पास इक़्तिदार पूरी फुल हुकूमत थी और उसने यहाँ नेशा कॉन्फ्रेंस ने जो दफ़ा 370 की मजबूती करनी थी, वो हम लोगों की तहफ़्फ़ुज़ करना था, वो नहीं कर सकी। वो उसकी कमज़ोरी की वजह से हम जो है वो उसका खमियाजा उठा रहे हैं। रही बात सियासी पार्टी थे जो तो उन्होंने ये बहुत बड़ी हमाकत की कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुकूमत ना करनी, खिता पीर पंजाल की आवाम के साथ खिलवाड़ किया और इनके गलों पर छुरियाँ चलाई। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाने का क्या लाएमल है? मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैंने अंदर बात करनी थी, बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ तहसील सुप्रीम कोर्ट की आवाम से, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज बहुत भारी तादाद में वर्कर आए कम नोटिस में। मुझे यकीन है कि आने वाले टाइम में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है तहसील सुप्रीम कोर्ट के अंदर अच्छी तादाद से ये वोट लेके जो भी अगर इलेक्शन होगा उस कैंडिडेट जो अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा। मैं एक बात और वाज़ह करना चाहूँ, अगर मुश्ताक बुखारी साहब कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट से होंगे तो मेरा मानना है कि वो सीट ले जाएंगे। अगर कोई दूसरे कैंडिडेट को वो प्रोवाइड आगे करेंगे तो ये सीट कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकती है, ना कभी को ला सकता है। खिता पीर पंजाल की अगर पहचान है वो सिर्फ मुश्ताक बुखारी से शुरू नहीं होती है, पीर हबीबुल्लाह शाह साहब नायब बगदाद से शुरू होती है। मैं कोई उनसे लिया नहीं है, मैंने आज दिन तक तंजीम के लिए नाम अपना रखा है और आज दिन तक खून देता रहा हूँ, आज के बाद भी दूंगा। इसी से मौजूद हैं अब्दुल हमीद राना, जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट डाक बंगलों में आज जो एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है, इनके साथ हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले कुछ सालों से जो है वो मजबूती नहीं दिखा पा रही थी। इनसे हम बात करेंगे कि पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जा रहा है और इनका लाएअमल क्या क्या है। क्या लाएअमल रहेगा आपका सुप्रीम कोर्ट असम्बली के अंदर पार्टी को मजबूत बनाने में? पहले तो जनाब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मौजू पर बात करनी चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये
कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ की कोई कमी नज़र आ रही है 2-4 साल से, ऐसी बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जगह पे जितनी पहले मजबूत थी उतनी मजबूत है, बल्कि और नौजवान जो हमारे हैं वो भी इसमें आगे हैं, शामिल हुए हैं और मजबूत हुई है। लेकिन इसकी आप इसलिए ये कह रहे हैं कि कोविड का मसला था और 3-4 साल से आपको पता ही है लॉकडाउन वगैरह लगे रहे, कोविड का मसला था, वो था, ये था, और इसकी वजह से हम कोई बड़ा इजलास या बड़ी मीटिंग जो है नहीं कर सके, जिससे जाहिर होता है कि जी नेशनल कॉन्फ्रेंस कमज़ोर हो गई है। आप आज देखिए डाकबंगला सुरन कोर्ट में ज़ेर बुखारी साहब की ज़ेर क़यादत यहाँ हो रहा है, तो आज मैं ये देखकर हैरान रह गया कि कलाई से लेकर पुशाना तक के हमारे जो वर्कर थे, बड़े पंच, सरपंच और जो बरगजीदा हस्तियाँ, आज एजेड लोग मेरी तरह के जो थे पुराने साथी शेर कश्मीर के साथ टाइम के, वो भी यहाँ तशरीफ इस वक्त लेकर आए हैं। और आज एक अच्छा खासा मीटिंग हुई है। मैं इसको मीटिंग भी कहूँगा, लेकिन इसको मैं जलसा कहूँगा। और बड़ी खुल के बातें की हैं, क्योंकि हम एक बात तो साफ है यहाँ है कि ये 370 दफ़ा का तोड़ना और 35 को वापस लेना हमारी शनाख्त को, जो पुराने सिपा सालार थे वो सारे आज यहाँ दिखने को मिले, और उसके साथ साथ काफ़ी नए चेहरे भी दिखने को मिले। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नाहिदा अल्ताफ़, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू प्रोविंस के क्या बात है, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा। सुरन कोट के लोगों के लिए एक मुबारक की बात है। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो वो ये होती है। तो इसी के साथ हम बात करेंगे। नाहिदा जी, किस तरह से देखते हैं, आपने पार्टी के वर्कर होते हुए आपने पार्टी के साथ काम किया और आपको एक ओहदे से नवाजा गया है, इस ओहदे के साथ कैसे इंसाफ करेंगे? इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी पार्टी के लिए, जितना हो सका, जितना मैं तहे दिल से, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने फ़ारूक साहब का, उमर अब्दुल्ला साहब का, दविंदर रैना सर का, और ख़ास तौर पर हमारे मुश्ताक बुखारी साहब का, जो हमारे एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े लीडर रहे हैं, ख़ासतौर ये सुरन कोट के। तो मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे एक वुमेन को काफ़ी देर के बाद एक लेडी को लाया है सामने उन्होंने, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। रही हमारी ग्राउंड लेवल की हम बात करें, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक वाहिद एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं आने वाले वक्त में कि ये और ज़्यादा मजबूत हो। और हम निशाने उठते हैं कि इंतज़ामिया जो है आम लोगों के साथ साथ इलेक्टेड लोगों की डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाती, तो आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है प्रेजेंट जो इस वक्त, वो जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जैसे बीडीसी हो गया, डीडीसी हो गया, उनकी नहीं सुन रही है। हमारी जो ऑलरेडी हमारे जो 918 जो हमारी सोशल वेलफेयर में वर्कर्स थी, उनको निकाल दिया, तो इंतज़ामिया क्या करेगी? मैं ये समझती हूँ कि जो हमारी इलेक्टेड जो टीम, इलेक्टेड जो हमारे इलेक्शंस होंगे, इलेक्टेड जो गवर्नमेंट आएगी, वो 10 टाइम्स बेटर देन दिस ब्यूरोक्रेसी। मैं तो ये समझती हूँ कि इलेक्शंस होने चाहिए, सामने आना चाहिए, सब लोगों को एकजुट होना एक प्लेटफॉर्म पे आकर, तो कंटेस्ट करना चाहिए। बहुत बड़ा सवाल था ये। अगर इंतज़ामिया जो है कुछ मुलाजमीन को बरतरफ किया जा रहा है, मुलाजमीन को निकाला जा रहा है, तो लेकिन उसके लिए नाहिदा जी का ये मानना है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ही इन चीज़ों का जो सद्देबाब है किया जाएगा। ताहिर साहब, क्या मकसद है? काफ़ी देर से जो है सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो ठप पड़ी हुई थी, लेकिन अचानक से पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती का सुरन कोट में आना, फिर बुखारी साहब की तरफ से एक मीटिंग की कॉल देना वर्कर्स को। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमारी स्टेट यूटी में बदली, फिर उसके बाद कोविड आ गया, तो सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो बहुत हद तक कम हो गई, लीडर भी बंद हो गए। तो बहुत अरसे के बाद लोगों ने ये सोच लिया कि कहीं ना कहीं सुरन कोट में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ख़त्म हो गई। तो आज बहुत अरसे के बाद यहाँ मीटिंग कॉल दी गई, डेलीगेट्स जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम को बुलाया गया, पर वर्कर्स मीटिंग थी, तो उसमें आपने देखा कि जमे गफ़ीर था एक गठा। तो ये साबित हुआ आज की डेट में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा और दूसरा कोई हल नहीं हमारा। हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, हमारा तशख़्ख़ुस जो है वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और यही वो जमात है, यही वो पार्टी है
जो हमें हमारी पहचान दिलवा सकती है, और इसी के साथ हमारी पहचान है। आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाने के लिए यूथ की तरफ से क्या लाएमल है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक वाहिद ऐसी जमात है, और किबला बुखारी साहब ही वाहिद ऐसे लीडर हैं जिन्होंने यूथ को भी इस पार्टी में स्पेस दी। आज आपने देखा कि बहुत ज़्यादा तादाद में लेडीज़ भी थीं जो सरपंच थी या बीडीसी डीडीसी जिन्होंने इलेक्शन लड़े थे, वो तमाम लेडीज़ भी यहाँ मौजूद थी। आपने उनके भी इंटरव्यूज़ किए तो आपने देखा होगा कि लेडीज़ को भी, यूथ को भी अगर कहीं प्लेटफॉर्म मिल सकता है तो वो यही जमात है, और यही लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो हमारे सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब हैं। इन्हीं के यहाँ मिल सकता है, यही वो जगह है जहाँ हम सर उठा के जी सकते हैं। मिर्ज़ा साहब, काफ़ी शिकायत रहती हैं जो अब इलेक्टेड लोग हैं, वो चाहे सरपंच की शक्ल में हो, वो पंच की शक्ल में हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनका साथ नहीं दे रही, उनका तावन नहीं कर रही फलाह बहबूद के कामों में। तो आप क्या इंतज़ामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से मुतफिक हैं कि आपके काम काज जो है वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं? एक टाइम था कि हम राजा महाराजा के ग़ुलाम थे, फिर टाइम आया कि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हुए, फिर टाइम आया कि हम ज़मींदारों और जागीरदारों के ग़ुलाम हुए, आज का टाइम है कि हम ब्यूरोक्रेसी के ग़ुलाम हैं। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं और हम अपनी चुनी हुई सरकार से अपने मुतालबात रखें। आज ब्यूरोक्रेसी में हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, और छोटे छोटे मसाइल से लेकर बड़े मुद्दों तक हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, और चुने हुए लोग तो वो दर बदर हैं, वही उन्हीं की सुनवाई नहीं है, तो आम लोगों की तो बात ही मत पूछें आप। अवैस बुखारी, अवैस जी क्या समझते हैं 370 और 35A की मनसूखी के बाद अगर देखा जाए, पीर पंचाल की ही नहीं, हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यूनियन टेरिटरी कहूँगा अब मैं क्योंकि कहना पड़ रहा है, तो सियासी सरगर्मियाँ कहीं ना कहीं तेज़ी पकड़ती नज़र आ रही हैं। अब क्या समझते हैं कि इलेक्शन क्या होने वाले हैं, या जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे, कहीं ना कहीं उन जमातों का दावा था 370 और 35A को मनसूख करने के बाद कि यहाँ डेवलपमेंट होगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, क्या समझते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। हज़रत 370 को लेके जो हमारा मंशूर है वो सामने है सबके। पार्टी प्रेसिडेंट फ़ारूक साहब और पार्टी वाइस प्रेसिडेंट उमर साहब ने बार बार ये चीज़ वाज़े कर दी है। वो सुप्रीम कोर्ट में मसला अटका है, वहीं पे हम फाइट करेंगे। वो तो हमें इनसे ऐवान से तो कोई उम्मीद है नहीं, इन्होंने तोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट से हम पूरी उम्मीद है वो जल्द से जल्द इस केस को सुने और इसको हल निकालें। बाकी रही स्टेट की बात, तो उस पर भी हमने क्लियर कर दिया अपना स्टैंड कि उमर साहब ने कहा कि स्टेट दी जाए, उसके बाद हम मेन स्ट्रीम पार्टी हम इलेक्शन लड़ेंगे। कोई हम सेपरेटिस्ट तो है नहीं कि हम इलेक्शन बॉयकॉट करेंगे। बीच में एक और बात उठी आज मीटिंग में, कोई कह रहा था कि आपने गलत किया। ये हमें उस चीज़ का रिग्रेट है कि जो बल्दियाती इलेक्शन हुए, पंचायती इलेक्शन हुए, वो हमारा एक प्रिंसिपल स्टांस था 35 और 370 को बचाने के लिए हमने उसको बॉयकॉट किया था। अदरवाइज़ वी आर अ मेन स्ट्रीम पार्टी, हम इलेक्शन लड़ेंगे और लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। पीर पंचाल के अंदर हम खासकर अगर सुरन कोट की बात करें, क्या देखते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्या देखते हैं आप, कैसे मजबूत किया जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और क्या आगे का लाएअमल क्या रहेगा? जी, मैं मानता हूं कि इस 5 अगस्त के बाद और इस वबा में भी, लॉकडाउन के बीच में, जो पार्टी का काडर था वो काफ़ी सामने आया, स्ट्रॉन्ग था, सोशल वर्क भी कर रहा था। तो ये कहना कि पार्टी तंजीम यहाँ पे कमज़ोर हुई है, वो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा गलत होगा। पार्टी यहाँ पे मजबूत है इंशाल्लाह, बहुत ही स्ट्रॉन्ग काडर है। यूथ के आप लड़के देख रहे हैं, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त काम करते हैं तंजीम के लिए। तो आगे यही रहेगा लाएअमल कि हमको जैसे ही पार्टी हाईकमांड से गो हेड मिलेगा कि भाई अब इलेक्शन का बिगुल बच चुका है, तो आप शुरू कीजिए अपनी कार्रवाई, हम करेंगे इंशाल्लाह जैसे पहले करते आए। बीच में कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से ये काफ़ी गिले शिकवे भी रहते हैं कि हमारे लीडर जो है, हमारे कायद यहाँ मौजूद नहीं रहते, जिनकी वजह से उनको, चाहे वो इलेक्टेड लोग हों, वो DTCs हों या सरपंच हों, उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसमें क्या लाएअमल रहेगा कि यहाँ रहने में कंटिन्यूटी रहेगी, आगे मीटिंग्स का सिलसिला बरकरार रहेगा उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा। ये लोगों को खदशात रहते हैं और सही गिला भी है, मगर ये इस वबा में ऐसी परेशानी आई, खासकर आपको याद होगा कि हमारे पार्टी के बहुत बड़े कदावर लीडर थे रशपाल सिंह साहब मरहूम, तो उनकी जब फौत हुई तो उसके बाद इसको लेके काफ़ी सलाह मशवरा हुआ। जो पार्टी काडर था वो कह रहे थे कि जो हमारी पार्टी हाईकमांड है, उन्होंने भी कहा कि जो कीमती लोग हैं, जैसे अब हमारे सर पे बड़ों का साया, बुजुर्गों का साया बना रहे, हम तो ये दुआ करते हैं। तो इसलिए वबा में हमने कोशिश की कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे आप समझते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल कैसा है और ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग तो होती नहीं है।
सेकंड वेव में हम जम्मू में थे और अब इंशाल्लाह बुखारी साहब को हमने वापस लाया, यहाँ पे स्टेशन किया है। यहाँ पे बैठ के वो जो जम्मू से काम करते थे, अब यहाँ पे बैठ के लोगों के बीच में करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया भाई साहब। जहाँ तक लोगों की जो गिले शिकवे थे वो ओवैस बुखारी साहब ने ये क्लियर किया है कि वो यहाँ बैठ के लोगों की जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो सुनी जाएंगी। आज बहुत अच्छी मीटिंग रही, एजेंडे पे बात हुई और इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसी मीटिंगें होती रहेगी। जिन साथी को मौका मिला बात करने का, तो जिनको नहीं मिला उनसे माजरत है। और इंशाअल्लाह जब नई नेक्स्ट मीटिंग होगी तो उससे पहले उनसे काम किया जाए। मुख्तर ये है कि बड़ा अच्छा वक्त आ रहा है, बड़ा ख़तरनाक और बड़ा अच्छा वर्क किया है। ख़तरनाक ये है कि पता नहीं उन्होंने क्या कुछ पता नहीं किया, वरना दाखिल। अच्छा ये है कि हमें हमारी एक पुरानी स्ट्रगल थी वो कहीं पहुंचने वाली है इंशाअल्लाह। उसके लिए दुआ भी करें और जब वो जल्दी हो जाएगा तो फिर हम इंशाअल्लाह यहाँ तगड़ा तंजीम का दरसा भी करें। सीधी सी बात है कि याद रखो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिना हमारी ना कहीं पहचान है, ना हमें कहीं कोई जानता है और ना हमें कोई मकाम देता है। इसलिए इस तंजीम के साथ जुड़े रहो, अल्लाह ताला सब बढ़िया कर सकता है। नया सवाल कुछ गलत की थी मैं उनको जवाब ही देना था। जब भी कोई बात करो, इल्ज़ाम लगाओ, पहले तहकीक कर लो। एक बात तो बेहरान, पिछले 7 महीने में बीडीसी मैं 7 महीने यहाँ बैठा, वो नहीं याद नहीं आपको। कोविड वाले लॉकडाउन के 4 महीने याद रहे। मान लीजिए मैं आता भी कोविड में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह इकट्ठे बैठा के मैं आप लोगों को रिस्क नहीं देना चाहता। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस है कि आजाद करो, ताउन हो तो वहाँ मत जाओ। तो बहरहाल मेरी ज़रूरत जहाँ है मैं वही रहता हूँ। मैंने कभी नहीं बदला अपना नजरिया, चाहे आप राजी हो तो नाराज। हाँ, कोई किसी का काम में कोताही हो तो फिर मैं मुजरम आगे कानून गले लगा के गाता खाना रहा तो चोड़ियाँ चलता रहा मैं होनी है। और अपने साथियों में मैं ही कहूँगा कि एहतियात करो, बहुत एहतियात करो, बहुत एहतियात करो, क्योंकि आपका ये जो यूनिटी है ये देखकर वो समझते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई है, लेकिन इंशाअल्लाह ना ख़त्म हुई है तो ना होती। अपनी यूनिटी कायम रखो और क्योंकि आपकी इस यूनिटी को तोड़ने के लिए साजिशें की जा रही है और साजिशें करेंगे। थोड़ा सा विजिलेंट रहने की जरूरत है, बाकी अल्लाह वक्त बहुत अच्छा आ रहे हैं। और पहले तो सीट रिजर्व नहीं होगी इंशाअल्लाह, 80% चांसेस है, 80-90 अगर हो भी गई तो फिर भी कोई नहीं है। सीट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब बुखारी को अब बल्ला MLA बनने से मुझे कोई ख्वाहिश है भाई। 12 साल MLA रहा, मिनिस्टर रहा, 2 बार मिनिस्टर रहा और आज मैं स्टेट पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए है आपको पता है। आज की जो ये मीटिंग रही है, अहम क्या पैगाम देना चाहेंगे आप पब्लिक को? अहम पैगाम तो सबसे पहला ये है कि अपने 5 माह के बाद यहाँ इतनी बड़ी मीटिंग वो आपने देख ली। और मेरे लिए खुशी की बात ये है कि मेरा जो 14-15 साल 20 साल से जो वर्कर मेरे साथ चलता था, जो जवान थे आप बूढ़े हो गए, जो बूढ़े थे वो बहुत ही बूढ़े हो गए, लेकिन फिर भी मेरे साथ मैं खड़ा। बड़ी खुशी की बात। जहाँ तक तंजीम का तलक है, तंजीमें ख़त्म नहीं हुई।
वक्त के साथ कभी थोड़ा बहुत तब्दीली आती है, हालात तंजीमों में थोड़ा बहुत चेंज लाते हैं, लेकिन तंजीमें ख़त्म नहीं होती। और बिलखसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एक तंजीमी तहरीक है, उसने जम्मू कश्मीर बनाया, स्टेट बनाई और इसका गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने पर खर्चे उड़ा दिए, इससे हमसे दवा दीजिए सब कुछ छीन लिया, ये छीन लिया। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी पहचान स्टेट पूरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने स्टैंड पे खड़े हैं। और वक्त आएगा कि हम स्टेट उनको वापस लाएंगे, दफा 370 भी वापस आएगा और 38 भी वापस आएगा। और उसमें सबसे वाज़ेह तौर पर सरबराह जवाब जो है वो तहसील का फर्ज है। और ये जो इन दोनों हालात हैं बेहतर हैं इंशाअल्लाह, और अगले 2-4 माह में हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे और सियासी तौर पर हम एक्टिविटीज़ करेंगे। आपको क्या लगता है बखा साहब, क्या इलेक्शन का कोई है आने वाले वक्त में, कितनी देर में हो सकते हैं इलेक्शन? इलेक्शन तो है, लेकिन अभी फिलहाल जब तक डिलिमिटेशन मुकम्मल नहीं होती तब तक इलेक्शन का सवाल हो जाएगा। मीटिंग में मैं डिलिमिटेशन कितने हफ्ते में ये उस पर डिपेंड करता है। मीटिंग में मैं सुन रहा था, जो आपकी तकरीर में ये चीज़ कही गई थी कि आने वाले वक्त में अच्छी खुशखबरी आ सकती है, तो वो भी सस्पेंस रहेगा या नहीं? सस्पेंस क्या रहेगा, वक्त से पहले कुछ नहीं ना लगता, क्योंकि हमदर्द भी होते हैं लेकिन दुश्मनी बहुत होते हैं। कितनी दफ़ा हमारा कत्ल हुआ, लेकिन अब तो कत्ल होने की स्टेज ही जारी दी गई। बहरहाल पहाड़ियों की 40 साल आएगी और इंशाअल्लाह बेहतर होगा। फिर सीटें रिजर्व हो या ना रिजर्व हो, बहुत बड़ी बात है उस एक तबके के लिए जिसकी बात बुखारी साहब ने की है कि 40 साल की जो डिमांड है, अगर वो ख्वाब ताबीर हो रहा है तो मुझे भी खुशी होगी और वलवला खेल इंटरव्यू भी होगा इंशाअल्लाह। ये बताऊँ मैं आपको, एक बात मेरे लोगों को समझ लेनी चाहिए, जो सादा लोग हैं, सादा लोग हैं, जब हम पहाड़ी की बात करते हैं हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बात करते। अरे मैं कहता हूँ मैं एक रोटी खाऊं, एक रोटी मेरा पड़ोसी खाए, तो कोई कह नहीं आप क्यों खाओगे रोटी, ये कौन सी बात है? आप तो पड़ोसी खा रहे, खाने दो, तुम नहीं खाओगे रोटी। हम कहते हैं गुजरों को, 80 को, दूसरों को, 80 को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी आदमी वैसे हमें भी इसमें किसी को क्या है? यानी आप जो चीज़ तलब कर रहे हैं वो आप अपना राइट मान रहे हैं, ना कि किसी का हाथ छीन के आप अपने लोगों के लिए। बिल्कुल, हम किसी का हाथ नहीं छीन रहे, हम अपना हाथ मान लें। और जो एक डर था इन कम्युनिटीज़ में 80 और 80 को, तो ये सारी सीटें ये ले जाएंगे, वो बात नहीं रही। अब 80 ज़्यादा हमसे पा गए, तो IS तक क्लियर किया है, इसलिए वो डर भी नहीं है कि सिर्फ सारी सीटें पारी हो जाएंगी, हर एक को अपना अपना हक मिलेगा। अरे 10 सीटें अगर रिजर्व है तो 6 और आ जाएगी, उसके बाद अच्छी बात है ना। ऊपर से 6 सीटें और हमारे लोगों को जाएंगे, कोई दरे फागले का बढ़ेगा, कोई पटेड़ का बढ़ेगा, कोई हारी बनोट का बढ़ेगा। एक और अहम बात है कि सियासत में आपका एक बड़ा अहम किरदार भी है और कद भी है। पिछले दिनों अगर देखा जाए तो कुछ अरसे से एक पीर पंचाल फाउंडेशन नाम से यहाँ एक NGO आई है जिसको लीड जावेद राना साहब कर रहे हैं, तो उन्होंने ये डिवीज़न की मांग भी उठाई है और साथ में पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी की बात भी उठाई है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि अगर ये डिमांड देखी जाए तो जनमन है, वक्त ठीक है या नहीं ये पॉलिटिशियन डिसाइड करेंगे। उसके लिए अगर ये दो चीज़ें मिलती हैं तो आया खासकर पुंछ और राजौरी को कितना फायदा होगा? छोटी है, आपकी आवाज़ की होना है। ये डिमांड रीजन की जो है ना, मैं आपको अपने वो आर्टिकल में पीर पंचाल की डिमांड है, इसके अलावा भी हमारी तंजीमी दौर पर चोरी वालों ने भी उठाया। अब ये कोई आदमी इसको पिकअप कर रहा है कि बाकी तरफ से उसके सारे पत्थर पीले हो गए, उसको पकड़ और इसको
अपनी सियासी मुकाफिक का नहीं बनाना ये मजमूई मफाद की बात है। हम रीजन के हक में हैं, रीजन मिलना चाहिए कि नहीं, लेकिन इस तरह नहीं है तो कोई एक आदमी चाहेगा तो रीजन मांगना तो मेरे से बारे मांगे ना, रीजन को इतना जान बैठ नहीं जाते अपने मांगना कोई बात तेरी ठीक है, उनको कोई मिलता नहीं आगे हमारे फादा लोग ठीक हो जाते हैं तो तुम्हें कहे अच्छा ये कुछ जो आप जानते ही हैं जो 20 साल से नेशनल कानून के खिलाफ लड़ते हैं, मेरे खिलाफ तो सब सहयोगी नेगेटिव लोगों का एक मीटिंग थी। इशू अच्छा था हाँ, लेकिन इशू उठाने वाले सब नेगेटिव, उसका असर कुछ नहीं होता आवाम में बना। मेरा ये सवाल भी था उनसे कि काफ़ी अरसे से ये डिमांडें जो है उठ रही है, तो लोग आप पे कैसे विश्वास करें, लेकिन कैसे नहीं मिला, क्यों विश्वास करेंगे? आज वो जो पीर पंजाब रीजन की बात करते हैं तो उन्हें कम्युनिटी के खिलाफ कहा कि मैं उनको अगर कोई बमबाद मिलेगा मेरी लाश पर भूल गया था वो जमाने असेंबली में भी स्टेटमेंट दी, आपको भी पता है नहीं। आज वो पीर पंचाल याद आया, कल अपनी लाश पे से हमें नहीं जाना था। पीर पंचाल में 70% ये ना 30% ये 70% के कहता था कि मेरी लाश पर से मिलेगा, फिर किसको मुआवजा देना चाहता है? कहीं ना कहीं आवाम को अगर देखा जाए तो वो गरीब आवाम, मस्कीन आवाम फिर कहीं ना कहीं उस चीज़ का शिकार हो जाती है कि हमें सुनकोट डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, मेंढर डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, मंडी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट हो जाएगी। इन लोगों से मिलने से पहले ज़रूर तजज़िया में और करूँगा। बोर्ड मीटिंग हो रही थी डिस्ट्रिक्ट काली सी और शेख साहब आए थे। मैंने पहली जो स्पीच मारी थी वो यही मारी थी कि हमें कुछ ना दो, हमें डिस्ट्रिक्ट दे दो, हमें रीजन दे दो, मेंढर सुप्रीम कोर्ट में हमें डिस्ट्रिक्ट दे दो। मैंने कहा अल्टीमेटली आपको पढ़ाने पड़ेगा। तरह मुझे शेख साहब के पास याद आपको शायद ये बात पढ़ना नहीं पसंद आई। मैं पहाड़ी का डिमांड लेके गया इसी टाट पर मालूम लिया देखो आज की डिमांड जानून लेकिन उसको 40 साल बरस के बाद हुआ एक साल बने और उसकी बात उम्मीद है बखैर साहब के जो चीज़ें आपने कही, अगर आपने भी पहले ये मांग उठाई थी रीजन की, तो उसमें मुझे उम्मीद है कि सब पार्टियों को मिल के इस चीज़ के लिए मांग उठानी चाहिए। तो क्योंकि अगर रीजन मिल जाता है, पीर पंजाल रीजन मिल जाता है, कहीं ना कहीं हर इंसान को फर्दन फ़ायदा होगा। इसी के साथ हम बात करेंगे एक और करता हूँ रीजन की बात करते जितने भी हो नहीं, लोग तो ये समझते हैं कि जावेद राणा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीम कोर्ट में यार मीटिंग आप यानी आपको कोई इन्विटेशन नहीं मिला? हाँ चलो मुझे छोड़ो जी, मेरे किस साथी को मिला, किसी को मिला नहीं मिला, किसी को मेरे किसी साथी से मिला। मुझे कांग्रेस का भी कोई इसमें नज़र नहीं आया था, पीडीपी का भी कोई नज़र नहीं आया, तो फिर क्यों नहीं है? एक ग्रुप भी आता वो जो बिगाड़ू लोग होते हैं ना, आपने चेहरे की देखे कौन सच बात बोलो क्या करो बोलो, ये वही बिगाड़ू लोग हैं जिन्होंने 2 दराज हुई भी कौम को बेड़ा कर किया कैसा बहुत है कैसा उनको और मौका मिल गया। चलो मत इसी तरह